Assalamualaikum. This is the second part of chapter number 4 biology from 9th class. प्रीवियस वीडियो में हमने सेल वॉल तक पढ़ा था. आज हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे. दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं. जो मेजर नेम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल. अगर हमने प्लांट सेल को पहले स्टडी किया था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल के अंदर आते हैं तो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल से क्या मुराद है? सेमी कहते हैं हाफ को. मीन्स सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर दाखिल हो और बाहर जा सके. उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट मीन्स वो सारे सब्सटेंस को अलाउ नहीं करते कि वो सेल के अंदर दाखिल हो जाएं, बल्कि कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को अलाउ करते हैं कि वो सब जो है सेल के अंदर दाखिल हो सकें. सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द आउटर एनवायरनमेंट एंड द लिविंग सिस्टम. हमने सेल वॉल में देखा था कि वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और वो एक बाउंड्री मीन्स एक पर्दा डालती है जो बाहर का सेल का एनवायरनमेंट है और सेल के अंदर एनवायरनमेंट से. सेम एज इट इज़ सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट एनिमल्स के अंदर वो आउटर बाउंड्री की तरह काम करती है बिटवीन द आउटर एनवायरनमेंट एंड द इनर इनसाइड ऑफ सेल. सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड मीन्स लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है इस वजह से, और फॉस्फेट, तो इस वजह से इसको फॉस्फोलिपिड कहा जाता है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ये एक साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग. उन्होंने क्या कहा था, उनका एक स्ट्रक्चर बताया था कि सेल मेम्ब्रेन दिखने में कैसी है. उन्होंने कहा था, सिंगर एंड निकोलसन ने, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन है एनिमल्स के अंदर वो मोज़ाइक की तरह है. अब मोज़ाइक क्या होता है? अगर आप ओल्ड हिस्ट्री में जाएं तो पिछले ज़माने में कुछ इस तरह की टाइल्स होती थी, कलरफुल टाइल्स, बीच में कलरफुल टाइल्स होती थी और प्लेन होता था. मीन्स मोज़ाइक, उसको कहते हैं मोज़ाइक स्ट्रक्चर. कहीं पे कोई कलर, कहीं पे कोई कलर, या ऐसे कह सकते हैं जैसे कि दरिया में बर्फ़ तैरती है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम मोज़ाइक कहते हैं. मीन्स एक प्लेन मॉडल और बीच में कहीं कहीं वो कलरफुल हो या कुछ स्पॉट्स हो, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोज़ाइक. तो सिंगर और निकोलसन ने यही कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मोज़ाइक की तरह है. मोज़ाइक की तरह क्यों है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी. जो कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है. 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में. फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट. दीज कंपोनेंट गिव अ फ्लूइड कैरेक्टर टू द मेम्ब्रेन. ये जो 4 कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद, ये फ्लूइड मीन्स पानी की तरह कैरेक्टर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. जेली लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं. ईच फॉस्फोलिपिड हैज़ अ हाइड्रोफिलिक एड pointing outside and a hydrophobic tail forming inside of the tail bilayer. जो ये फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसके 2 एंड्स होते हैं. ये इस तरह से होती है, ये फॉस्फोलिपिड कंप्लीट, ये इसका हेड है और इसको टेल कहा जाता है. 2 टेल्स होती हैं.
जो ये हेड है ना वो वाटर लविंग है, मीन्स पानी की, जैसे पानी लिक्विड चीज़ें हैं ना सिर्फ उनको जाने देता है। और ये जो नीचे टेल्स है ना इनकी, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स कहते हैं जो सॉल्युबल लिपिड की चीज़ें, जो सख्त चीज़ें, उनको लव करता है, मीन्स उनको अलाउ करता है। मीन्स जो ये फॉस्फोलिपिड है वो दो हेड और टेल पे मुश्तमिल है। जो हेड है उसका वो हाइड्रोफिलिक है, फिलिक मीन्स वाटर लविंग, और फोबिक मीन्स सॉल्युबल, वाटर हेटिंग कह सकते हैं, जो पानी को अलाउ नहीं करता। और ये इस तरह से, और ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है और ये इनसाइड होता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड है। ये होता है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, एक हेड और नीचे दो टेल। ये सेल के बाहर प्रेजेंट होता है और ये सेल के अंदर। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द बाइलेयर दैट गिव्स द मेम्ब्रेन अ मोजाइक लुक। जो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन है वो सेल के बाहर होते हैं, जो उससे मोजाइक लुक देते हैं। कैसे बाहर होते हैं मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम। अभी आप देखें ये सारे हेड है जो बाहर प्रेजेंट है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है फॉस्फोलिपिड के, और ये जो सेंटर में ये टेल्स हैं अंदर की साइड, ये हाइड्रोफिलिक एंड है फॉस्फोलिपिड के। ये बाहर की तरफ प्रोटीन्स हैं, ये देखें आप अंदर नहीं है, ये या फिर क्रॉस कर रही हैं या बाहर हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं जो कि सेल के बाहर लगी हुई हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल कुछ बाहर आ रहे हैं कुछ अंदर, ग्रीन वाले। जो प्रोटीन्स होते हैं ना दो टाइप के होते हैं प्रेजेंट, एक होते हैं इंटीग्रल, एक होते हैं पेरिफेरल। इंटीग्रल क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो सेल के आर पार हो जाएं, और पेरिफेरल जो एक साइड प्रेजेंट हो, या ऊपर होंगे या सेल के अंदर होंगे, उनको हम पेरिफेरल कहते हैं। और जो पूरी ये सेल में एम्बेड हो जाए, मीन्स आर पार हो जाए, उनको हम, ये देखिए इस प्रोटीन को, इनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का भी स्ट्रक्चर है, हेड, ये देखें हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये टेल्स हैं, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड, ये हेड है, और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दो लेयर हैं, देखिए आप, ये ऊपर की लेयर और ये नीचे की लेयर। तो बाइलेयर कहा जाता है कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मोजाइक लुक है। मोजाइक मीन्स ये पूरी फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बाइलेयर, और उसमें कहीं कहीं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर और कार्बोहाइड्रेट के, ग्लाइकोप्रोटीन के, जो उसको मोजाइक लुक दे रही हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है, कलरफुल। शुगर देखें, ये कोलेस्ट्रॉल, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखें इस तरह से। इंटीग्रल प्रोटीन का एक काम होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है। जैसे कि बाहर से कोई शुगर आ रही है, कोई विटामिन, कोई मिनरल आ रहा है, अब वो सेल के अंदर कैसे दाखिल होगा, तो ये इस तरह से इस प्रोटीन के ज़रिए सेल के अंदर दाखिल होगा। ये एक तरह से चैनल, एक रास्ता देती है मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर दाखिल हो सके। नेक्स्ट है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि जो है सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स कैसे गुजरते हैं। दिस एक्सप्लेन दैट हाउ मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एंड आउट, कैसे जो मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर। देयर आर टू मेजर मेथड्स फॉर मूविंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इट इज़ रिलेटेड टू वेदर और नॉट द एनर्जी इज़ यूज। दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक में एनर्जी यूज़ की जाती है, जो एनर्जी यूज़ करके मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, और एक विदाउट एनर्जी होता है। जो एनर्जी यूज़ करके आते हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो विदाउट एनर्जी यूज़ करके आते हैं उनको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव में हमारे पास डिफ्यूजन आ जाता है, जिसमें एनर्जी की नीड नहीं होती। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज़ अ स्पॉन्टेनियस
spontaneous process in which a substance move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. It is a passive, मीन्स इसमें एनर्जी नहीं लगती मूवमेंट्स में. डिफ्यूजन हम उसे कहते हैं जिसमें सब्सटेंस मूव करें हायर टू लोअर, मीन्स ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे मौजूद हों वहाँ से निकल के कम वाली जगह पे आएँ, इसको कहते हैं हायर टू लोअर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो मॉलिक्यूल्स आसानी से बाहर आ जाएंगे, उनको एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी, तो वो लोअर कम वाली जगह पे आ जाएंगे. इसको कहते हैं डिफ्यूजन. जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन बाहर, सेल के बाहर जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर वो बाहर से अंदर आएंगे तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा. अब कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अंदर आते हैं, जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और छोटे बाकी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के ज़रिए सेल के अंदर आते हैं, या जो कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर होते हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ सकते हैं सेल के. सेकेंड है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन. इसमें जो पानी वाले सब्सटेंस हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं. यही रीजन है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर में आएंगे, मीन्स ज़्यादा जहाँ पे तादाद होगी वहाँ से कम वाली में आएंगे. जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर ज़्यादा पानी है, अब सेल के अंदर कम पानी है, तो सेल के अंदर पानी अब आना शुरू होगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है और बाहर ज़्यादा है, तो थ्रो किसके आएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए ये अंदर आएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल दरिया है, ये दरिया है, अब दरिया से के नीचे स्ट्रीम कोई कैनाल वगैरह बना दिया जहाँ पे पानी नहीं है, तो ये दरिया से पानी अब नीचे की तरफ बहेगा, क्योंकि दरिया भरा हुआ है, अब ये नीचे खाली है गड़ा, तो यहाँ पे अब पानी आना शुरू होगा, और ये जिससे गुज़र के आएगा उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं. और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी एनर्जी की नीड नहीं होती. इसके ज़रिए साल्ट, शुगर ऑस्मोसिस के ज़रिए सेल के अंदर दाखिल होते हैं. साल्ट, शुगर, वाटर, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर दाखिल होती हैं. द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर दाखिल होते हैं उसको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं. एंड मीन्स इनसाइड, इनसाइड या अंदर की तरफ. ऑस्मोसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. जब पानी या साल्ट या मिनरल्स सेल के अंदर दाखिल हों तो उनको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब ये मिनरल्स सेल के बाहर जाएं तो उसको एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं. एक्सो मीन्स आउटसाइड. जब सेल के बाहर जाएं पानी या मिनरल्स या सॉल्ट तो एक्स ऑस्मोसिस, और जब अंदर आएँ तो एंड ऑस्मोसिस. नेक्स्ट वन है प्लाज्मोलाइसिस. Excessive plasmolysis causes the cytoplasm and cell membrane in plant to shrink away from the cell is called plasmolysis. Plasmolysis क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होते हैं, ज़्यादा अगर पानी हो गया तो अब ये सेल से पानी ज़्यादा बाहर जाएगा, तो सम टाइम ऐसी कंडीशन जाती है कि सेल से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है. बाहर निकल के बाद सेल सिकुड़ जाता है, क्योंकि पानी निकल गया, अब वो सिकुड़ गया, तो ये जब ये सेल सिकुड़ गया ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, पानी के बाहर ज़्यादा निकलने की वजह से, तो वो उस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, जिसमें सेल श्रिंक कर जाए ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. Kidney also play important role in osmosis which maintain water and salt in our body. हमारी जिस्म के अंदर किडनीज प्रेजेंट है ऑल एनिमल्स के अंदर, तो उसका यही रोल होता है कि हमारी जिस्म के अंदर पानी और जो साल्ट है उसको बैलेंस करना ऑस्मोसिस कहलाता है. और ये प्ले रोल कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर, किडनी करती है. फैसिलिटेड डिफ्यूजन.
नेक्स्ट है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा जल्दी में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक परमिएस नहीं है, यहाँ पे वर्ड होगा प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। अब मैं इसके आपको डायग्राम दिखा दूँ पहले। अब यहाँ पे देखिए आप, ये डिफ्यूजन है सिंपल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये देखें। अब फैसिलिटेड में क्या हो रहा है, ये जो प्रोटीन से इसके थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स पास होंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। फैसिलिटेड में प्रोटीन्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जल्दी पास हो रहे हैं, और डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि वो जो है सेल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है उसमें से पास हो रहे हैं। ये इसका मेजर डिफरेंस है। लास्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? इट यूजेस सेलुलर एनर्जी। इसमें सेल की एनर्जी लगती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूँ, हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो थकते हैं, और उतरते वक्त हमें इतनी थकान महसूस नहीं होती। क्यों? जब हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, मीन्स ग्रेविटी नीचे अर्थ पे और हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब हम उतरते हैं तो हम ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो उसमें हमें एनर्जी की नीड नहीं पड़ती। तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी यूज़ करके आ रहे हैं अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स सेल के खिलाफ कह सकते हैं, या ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर में नहीं आ रहे बल्कि लोअर से हायर में जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर में आ रहे हैं। अब हम लोअर से जब हायर में जाएंगे, नीचे से जब ऊपर जाएंगे, तब हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अगेंस्ट हो, मीन्स नीचे से ऊपर में जाएं, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो उसमें हमें एनर्जी की नीड होती है। उस एनर्जी की नीड को जब मॉलिक्यूल्स यूज़ करके अंदर जाते हैं तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, इस डायग्राम में आप देख लें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये देखिए लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे जो है ये एनर्जी यूज़ करके अंदर आ रहे हैं, ऊपर लो है नीचे हाई है, तो लो से अंदर आ रहे हैं, हाई में आ रहे हैं, तो इनको एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है। आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा। वो जो सेल मेम्ब्रेन था वो फर्स्ट स्लाइड में है, मीन्स जो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स भेजी थी पार्ट 1 की, उसमें था। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है पार्ट 2 की, सेल ऑर्गेनिज्म एंड चैप्टर नंबर 4। सेल ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास साइटोप्लाज्म, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है सेल में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पानी नुमा होता है जो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। जेली लाइक, जैसे जेलीज होती हैं उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में होता है। मीन्स कैसे? ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, अब ये सारा बीच में साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन ये रही और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो ये लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर। ये 90% पानी से बना होता है। कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे मिनरल्स हो जाते हैं, सॉल्ट हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, ये सारे भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सारी जो टेकिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इसी के अंदर होती हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस हो गए सेल के, ये सारे साइटोप्लाज्म के होते हैं विद इन द सेल। ओके, सेकंड हमारा ऑर्गेनल है, वो ऑर्गेनल नहीं था, वो सब्सटेंस था। फर्स्ट ऑर्गेनल है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, जो सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल मैंने आपको अभी बता दिया था पिछले स्लाइड में, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी।
डबल मेम्ब्रेन मीन्स 2 लेयर्स हैं इसकी भी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर था, 2 लेयर थी। इसका स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी ना, जैसे 2 लेयर्स थी इस तरह से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन है और इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। ये फॉस्फेट का हेड, ये टेल इसी की बनी होती है और ये सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। इट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गेनल, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है जितने भी सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनल से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनल न्यूक्लियस का होता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन जिससे बनी होती है उसी से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। जो सेल की आउटर कवरिंग थी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे, जो न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। इट इज़ पोरस, ये पोरस होती है, उसमें सुराख होते हैं। कैसे? अब सी, इस डायग्राम में अगर आप देखें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये प्लाज्मा में न्यूक्लियर एनवेलप है। अब इसमें बीच में इसमें से आप सुराख देख रहे हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर और ये न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये जो पोर्स है इनका फंक्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो प्रोटीन थे जिसकी वजह से जो है मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे थे सेल के, इसमें तो प्रोटीन नहीं है, ये सारी फॉस्फोलिपिड की बनी है, ये सारी इस तरह से है, सिर्फ एंट्रेंस तो नहीं है, तो इसलिए इसमें बीच में सुराख है जिस वजह से मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर आते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और इसके अंदर एक बॉडी होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये अब ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मार्ट स्पेरिकल गोल शक्ल की एक बॉडी होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर पोर और ये क्रोमेटिन मटेरियल सारा फैला हुआ है जिनसे डीएनए वगैरह आरएनए बनते हैं, ये सारा न्यूक्लियर प्रोटीन है या क्रोमेटिन है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, जो सेल और न्यूक्लियस के बीच में फ्लूइड था उसको साइटोप्लाज्म कह रहे थे। अब ये जो न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उनको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर एनवेलप और इस न्यूक्लियोलस के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सी, दे आर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है जो कि हेरिडिटी मटेरियल्स है हमारे। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ये भी 2 लेयर्स से बना होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी कहते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है इसी तरह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करता है, मीन्स एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से सेल अपने काम परफॉर्म करता है। एनर्जी मॉलिक्यूल यूज बाय सेल, इसको यूज़ करके अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। डबल मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड जैसे सेल मेम्ब्रेन की थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी तरह ये भी फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ओवल शेप का होता है, ओवल इस तरह से होता है, बल्कि आप डायग्राम देख लें जिस तरह ये ओवल शेप होती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है ओवल इन शेप, फाउंड सारे यूकैरियोटिक सेल में है। अब ये जो स्ट्रक्चर देख लें अगर हम, ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसकी, ये देखें डबल है, एक अंदर की तरफ एक बाहर, ये इसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। 2 डिस्टिंक्ट एक्वस कंपोनेंट्स। अब ये डिवाइडेड इनटू ल्यूमेन, ये ल्यूमेन कहते हैं कैविटी को, सेंटर कैविटी। ये जो सेंटर बीच में ये चीज़ बनी है ये कैविटी पे मुश्तमिल है। ये जो 2 मेम्ब्रेन है इसके एक ये
ये कैविटी पे मुश्तमिल है जिसको कहते हैं लूमेन। अब इस लूमेन के अंदर एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है, फोल्ड्स लाइक, जिसको कहते हैं क्रिस्टाई। फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो ये ग्रीन कलर का है, फोल्डिंग ये सारी, ये कहती हैं क्रिस्टाई। अब ये क्रिस्टाई के भी दो मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर की साइड की मेम्ब्रेन है। इसके बीच में राइबोसोम्स होते हैं क्रिस्टाई के अंदर, देखें इंटर स्पेस, ये बीच में जो खाली स्पेस है इसको इंटर स्पेस कहा रहा है। अब ये मैट्रिक्स, इसके क्रिस्टाई के अंदर ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स कहते हैं पानी नुमा स्ट्रक्चर, जैसे साइटोप्लाज्म था इसी तरह। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डीएनए है क्रिस्टाई के अंदर, और ये ग्रेन्यूल्स मीन्स, ग्रेन्यूल कहते हैं दाने को, दाने नुमा चीज़ जो होती है ना उनको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है, ज़्यादा नहीं है। इनर के अंदर मैट्रिक्स था, आपने देखा, अगेन देख लें, इनर के अंदर ये मैट्रिक्स, ओके, विच इज़ मैनीफोल्डेड, बहुत सारी फोल्ड थी जिसको क्रिस्टाई कहा। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कंटिन्यूस बाउंड्री विद द साइटोप्लाज्म। अब ये जो बाहर की मेम्ब्रेन थी इसकी, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ये साइटोप्लाज्म के साथ होती है, ये आउटर। ठीक है, वेयर द आउटर मेम्ब्रेन दे यूजुअली वेरी इन साइज, इनकी एक फिक्स साइज नहीं है, कभी कोई किस साइज़ का होगा, कोई किस नैनोमीटर में होती है मोस्टली, या राउंड में होंगी या ओवल शेप। अब ये राउंड भी हो सकते हैं, ऊपर का ओवल है मगर मोस्टली ओवल होते हैं, मगर समटाइम ये राउंड शक्ल के भी होते हैं। दे आर साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की टाइप से एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनएरोबिक। एनएरोबिक मीन्स कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन की, एरोबिक कहते हैं जो ऑक्सीजन में जिसको सांस ली जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसकी वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से सेल एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, मीन्स सांस लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड शीट्स, फ्लैटेंड कहते हैं शीट्स, इस तरह की, ये जो शीट्स हैं इस तरह की शीट्स, फ्लैटेंड शीट्स, ये शीट्स कहलाती हैं फ्लैटेंड शीट्स, मीन्स फ्लैट और शीट की तरह, ये फ्लैटेंड शीट्स कहलाती है। फ्लैट मीन्स कुछ ज़्यादा नहीं, और ये शीट्स की नुमा होती हैं, इसको कहते हैं फ्लैटेंड शीट्स। हॉलो ट्यूब भी होते हैं एंड राउंडेड सेक्स, गोल भी होते हैं। हॉलो ट्यूब मीन्स इस तरह से ट्यूब की तरह ना, और खाली बीच में, ये मीन्स मुख्तलिफ शक्ल के हैं, फ्लैटेंड में भी पाए जाते हैं, हॉलो ट्यूब में भी पाए जाते हैं, और राउंडेड सेक्स में भी पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं सिस्टर्ना। अब यहाँ पे दो मेन पॉइंट है, वहाँ पे जो वर्ड था वो क्रिस्टाई था, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई, और यहाँ पे वर्ड है सिस्टर्नी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सिस्टर्नी और क्रिस्टाई, वो क्रिस्टाई CR है, ये सिस है CIS, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट होता है, ये न्यूक्लियस इसकी मेम्ब्रेन के साथ, ये देखें मिला हुआ है, ये न्यूक्लियस इसकी मेम्ब्रेन के साथ मिला हुआ है कंटिन्यूस है। दे आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू द सेल, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स आती हैं, एंडो रफ, स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया था, रफ और स्मूथ। रफ़ को क्यों रफ़ कहते हैं और स्मूथ को स्मूथ क्यों कहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। रफ़ जो है वो कंपोज होती है सिस्टर्नी, यही सेम बात आ गई,
सिस्टर्नी मीन्स हॉलो सैक्स, हॉलो ट्यूब्स, फ्लैटेंड शीट्स इसी तरह की बनी होती है। ट्यूब्यूल्स, वेजिकल्स कहते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर को, विच आर फाउंड थ्रू द सेल, सेल के अंदर होते हैं और ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर में? अब इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये स्मूथ और ये रफ, ये जो रफ है इसके ऊपर ये सर्कल वेजिकल्स, ये होते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं है ऊपर से, मगर ये रफ इसलिए है क्योंकि ये राइबोसोम्स हैं। आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन्स बनाते हैं, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ये एक तरह से राइबोसोम्स को जो है सपोर्ट देते हैं या रहने की जगह देते हैं, ये ऐसे भी कह सकते हैं। मीन्स एक सपोर्ट देते हैं जिस वजह से ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं और इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन्स बनाते हैं जिस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आर द स्टोरेज ऑर्गेनेल। अब स्मूथ में क्या है? वो मटेरियल्स को स्टोर करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड स्टूराइड। अब यहाँ पे स्टूराइड और लिपिड्स की तैयारी होती है, मीन्स यहाँ पे स्टूराइड और लिपिड्स जो है तैयार होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सीफाइंग द सेल। सेल के अंदर जो टॉक्सिसिटी जहरीली चीज़ें आती हैं उनको भी ये रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म करता है और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करवाता है एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। मीन्स कम हो जाती है तो ज़्यादा करता है, ज़्यादा होती है तो कम कर देता है कैल्शियम को। इस तरह से ये कैल्शियम कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की और डिटॉक्सिफाई करवाता है सेल की। ये न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वेजिकल्स की शक्ल है, ये सिस्टर्नी, और बीच में जो कैविटी है इसको ल्यूमेन कह रहे हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू राइबोसोम्स अटैच और स्मूथ ड्यू टू विदाउट राइबोसोम्स, दैट्स कॉल्ड स्मूथ। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को फर्स्ट जो है एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, जिस वजह से इस पे नाम पड़ा गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्नी। ये भी इसी तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मिलके बना होता है कि फ्लैटेंड होते हैं। अभी आपको डायग्राम बनाई स्टैक्स जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है, जो ईआर पे नाम पड़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर कहते हैं, उसकी भी सिस्टर्नी थी, यहाँ पे भी सिस्टर्नी है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे क्रिस्टियाई था। ये आपको वर्ड्स याद करने हैं। गोल्जी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखें, ये सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, ये बीच में ल्यूमेन होता है, ये सिस्टर्नी फ्लैटेंड सेक्स या वेजिकल्स की शक्ल में होते हैं। अब यहाँ पे वेजिकल्स और ये सिस ट्रांसफेस क्या होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो ये यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं, सर्कुलर फॉर्म में वेजिकल्स की शक्ल में आते हैं मॉलिक्यूल्स। ये वेजिकल्स यहाँ गोल्जी बॉडी के साथ बाउंड हो जाता है और इसका पार्ट बन जाता है। फिर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं, ये मॉलिक्यूल आया फॉर एग्जांपल इसके साथ जुड़ गया, अब ये यहाँ से ट्रैवल करके पैकेज होके अब ट्रैवल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के साथ इनकी पैकेजिंग भी हो रही है, चेकिंग भी हो रही है और यहाँ पे टेम्पररी स्टोर भी किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर यहाँ से निकल जाते हैं वेजिकल्स की शक्ल में और जहाँ पे इनका रोल होता है वहाँ जाके जुड़ जाते हैं।
It is sorting organelle of the cell. Protein are transported from the rough endoplasmic reticulum to the Golgi. जैसे मैंने आपको बताया कि Golgi बॉडी जो है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पे जो ये प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर बने, अब ये Golgi बॉडी में आएंगे जहाँ से ये आगे ट्रांसफ़र होते हैं. इन द Golgi प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड एंड पैकेज इनटू वेजिकल्स. ये वेजिकल्स की शक्ल में यहाँ पे आए, मॉडिफाई हुए, मीन्स पहले जब ये आए थे ये इनएक्टिव फॉर्म में थे एंडोप्लाज्मिक, फिर Golgi बॉडी में ये एक्टिव हो जाते हैं. मीन्स इनमें जो कमी थी अब वो कमी पूरी करेगा Golgi बॉडी. जब ये पूरे तैयार होंगे फिर ये वेजिकल की शक्ल में बाहर निकल जाएंगे. द Golgi बॉडी रिसीव प्रोटीन मेड इनटू द लिक्वेशन टू द सेल. यही बात आ गई कि रिसीव भी करता है प्रोटीन को और उनकी जो जगह है सेल पे उन तक ये ट्रांसफ़र भी करता है. इसको Golgi बॉडी को समटाइम कहते हैं ट्रांसपोर्ट पुलिस भी कहते हैं, जो डायरेक्शन दिखाती है चीज़ों को. पुलिस का काम क्या होता है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसका काम क्या ही होता है कि गाड़ी जो आ रही है उनको डायरेक्शन देना. तो सेम एज इट इज़ Golgi बॉडी का भी यही काम होता है, जो मटेरियल्स या मिनरल्स प्रोटीन्स आ रहे हैं उनकी पैकेज करके उनको उनके रास्तों पे भेज देना. इस तरह से इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है. फॉर दिस रीज़न Golgi बॉडी कंसिडर टू द पोस्ट ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस. पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है. पोस्ट ऑफिस क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हम अपने ख़त वगैरह भेजते हैं, फिर वहाँ से वो जहाँ भेजना होता है उनको वहाँ भेज देते हैं. पोस्ट ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों इनके नाम हैं. ये डायग्राम आपने देख ली. ल्यूमिन सेक्रेटरी वेजिकल्स, न्यूली फॉर्म वेजिकल्स. अब सिस कहते हैं, सिस फेज मीन्स जहाँ से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिस साइड से. और ये देखें आप इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल, यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखा हुआ है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल. अब ये वेजिकल पैकेजिंग के लिए इसके अंदर आ रहे हैं, इस वजह से ये जो फेस होता है सिस कहलाता है. अब यहाँ जहाँ से वेजिकल ट्रांसपोर्ट बनने के बाद जहाँ से गुजरेगा वो ट्रांसफेस कहलाता है. अब ये सेक्रेटरी वेजिकल मीन्स ये सीक्रेट होके पैकेज होके अब ये बाहर जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. नेक्स्ट है राइबोसोम्स. दे आर राउंडेड स्ट्रक्चर, गोल शक्ल के होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन. अब इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. अब तक आपने जितने भी ऑर्गेनल पढ़े वो मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, उनके ऊपर बाहर से जो लेयर थी. ये विदाउट मेम्ब्रेन है. साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ER पे मैंने अभी बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े होते हैं. ये RNA और प्रोटीन से मिलके बना होता है. यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम्स के अंदर. वेजिकल्स क्या होते हैं, ये भी राउंडेड स्ट्रक्चर के होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं. इनको हम सेक्स भी कहते हैं, SACS सेक्स. इनका काम होता है जो है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, उनकी स्टोरेज करना, उनकी मेटाबॉलिज्म मीन्स ग्रोथ करवाना. इनएक्टिव फॉर्म में आएंगे वेजिकल्स में, ये एक्टिव और मैच्योर होंगे. उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ मॉलिक्यूल्स की. लाइसोसोम्स ये Golgi बॉडी से बनते हैं. ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इनके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. इसका काम क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होते हैं एक्सेस मटेरियल्स उनको ब्रेक डाउन करता है. मीन्स सेल में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया उनको अब तोड़ेगा या बाहर निकाल देगा सेल से. जो फॉरेन पार्टिकल आ गया या उनको ख़त्म कर देगा या सेल से बाहर फेंक देगा. दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय, जैसे वायरस आ गया या बैक्टीरिया सेल के अंदर दाखिल आ गया, तो अब लाइसोसोम का क्या काम हो गया, इनको ख़त्म करना वायरस और बैक्टीरिया को, या इनको सेल के बाहर फेंक देना. इट्स स्पेयर शेप मीन, स्पेयर कहते हैं गोल शक्ल कोई. वेजिकल्स या सेल्स सेक्स की शक्ल में होते हैं.
इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं दैट हैव एबिलिटी टू ब्रेक डाउन ऑल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, जो ये फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं इनको ख़त्म करना, तोड़ देना। अब या फिर बायोमोलिक्यूल्स जो प्रोटीन्स, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको भी तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मीन्स ये हमारी सेल के अंदर डाइजेशन भी करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, निवाला खाते हैं, तो वो अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता है। तो लाइसोसोम का यही फंक्शन होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है ताकि सेल के अंदर डाइजेशन हो, मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं उनको डाइजेस्ट करके एनर्जी पूरे सेल तक पहुंचा सकें। डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट सेल स्ट्रक्चर्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो आ रहे हैं उनको डाइजेस्ट करना। इट कॉज सेल डेथ, हैंस कॉल्ड सुसाइड सेल। आप सबको पता है समटाइम कैंसर हो जाता है सेल के अंदर, सेल में कुछ ऐसे टॉक्सिक हो जाते हैं जो अब सेल को ख़तरा हो गया, जैसे सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, सेल के अंदर कैंसर आ गया, कैंसर जो अब बाकी सेल के लिए नुकसानदेह। तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि ये एक सेल में जो खराबी आई है ये बाकी सेल में ना फैले। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, तो जिस सेल में खराबी आई है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा उस सेल को एक ख़त्म कर देता है, सुसाइड करवा देता है। मीन्स खुद ही खुद सेल ख़त्म हो जाता है। वो क्यों होता है, लाइसोसोम कुछ ऐसे एंजाइम्स या टॉक्सिक क्रिएट करता है सेल के अंदर जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। इस वजह से लाइसोसोम को सुसाइड सेल भी कहा जाता है। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की बनी होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल क्या होते हैं, ये फ्लूइड ऑर्गेनल होते हैं, मीन्स पानी की तरह शक्ल होती है इनकी। डायग्राम देख लें आप पहले, ये देखें जैसे गुब्बारा नहीं होता, ये गुब्बारे की तरह थे। गुब्बारे में पानी भरो तो किस तरह से होते हैं, ऊपर लेयर होती है और अंदर सारा पानी होता है, ये गुब्बारे की तरह होते हैं। और जो ये बाहर मेम्ब्रेन है ना वैक्यूल की, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर एक और वैक्यूल है जिसको कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। मैंने आपको बताया ये पानी की तरह होता है, अंदर गुब्बारे की तरह होता है। तो ये जो अंदर लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको कहते हैं सेल सेप। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं सेल सेप, उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट और अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दे स्टोर फूड को स्टोर करता है और बहुत सारे न्यूट्रिशंस को, जैसे सेल के अंदर एक्स्ट्रा फूड आ गया, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस, मटीरियल्स, मिनरल्स आ गए, तो वैक्यूल का काम होता है कि इसको स्टोर करना, फिर सेल को जब नीड पड़ती है तो वो उसे देता है और सेल यूज़ करता है एनर्जी के लिए। दे कंटेन सेल सेप कंसिस्ट ऑन वाटर, यही बात आ गई कि सेल सेप पे मुश्तमिल होता है, जो पानी, मिनरल, साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होता है, अनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेल सेप के अंदर पानी भी होता है, मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, शुगर होती है, अमाइनो एसिड, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये सारे सेल सेप इनसे मिलकर बना होता है। द वेस्ट प्रोडक्ट आर इवेंचुअली थ्रू आउट बाय वैक्यूल, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल के वो बाहर फेंकता है वैक्यूल। प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंट होता है साइज़ का। जो प्लांट के एनिमल सेल्स होते हैं, प्लांट के जो वैक्यूल होते हैं वो बड़ी साइज़ के होते हैं और जो एनिमल्स के होते हैं वो छोटी साइज़ के होते हैं। और प्लांट के जो वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और एनिमल की कम क्वांटिटी में होते हैं। और आपकी 9th क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि प्लांट के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अगर आप गूगल कर लें या कहीं भी आप रिसर्च आर्टिकल्स देख लें तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वैक्यूल एब्सेंट होते हैं एनिमल में। एनिमल में भी होते हैं मगर कम होते हैं, मगर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वैक्यूल जो है प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में एब्सेंट होते हैं।
सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या होते हैं? ये भी राउंडेड स्ट्रक्चर के होते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल कहते हैं इस तरह की शक्ल को, सिलेंडर की तरह। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज़ composed of 27 microtubule arranged in a particular pattern of triplet in rows। ये आप बात यहाँ देख लें। ये देखें, ये ट्यूब्यूल्स 27 है। ये एक एक को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ये तीन तीन की शक्ल में देख लें आप। ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये तीन तीन की शक्ल में 27 होते हैं और इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक पैटर्न में अरेंज होते हैं 27 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की शक्ल में। दे आर टू सेंट्रियोल्स अरेंज इन अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस डायग्राम में देख लें कि सेंट्रियोल्स में कि बीच में ये जो सेंटर पे ये धागे नुमा स्ट्रक्चर, ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये सेंट्रियोल होता है बीच में। अब इस सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं। जब सेल डिवाइड होता है ना, ये तब का प्रोसेस है कि ये सेंट्रियोल होता है सेंटर में, जिसमें से फाइबर्स निकलते हैं जिनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। बीच में सेंटर में सेंट्रियोल, फिर इसमें से जो फाइबर्स निकलेंगे जिनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये है माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, और ये सेंट्रियोल, और इसमें से ये धागे निकल रहे हैं। ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन होती है। जब सेल डिवाइड होता है ना, तब ये प्रोसेस होता है। The centrome play an important role in cell division. The centrole are responsible for organizing microtubule that position chromosomes correct location during cell division. सेंट्रियोल का काम यही होता है कि जब सेल डिवाइड होते हैं तो उनमें से सेंट्रियोल से जो माइक्रोट्यूबुल निकल रहे हैं उनको सही डायरेक्शन में निकालना, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लास्टिड्स, दे आर लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल विच कंटेन पिगमेंट। ये बहुत बड़े होते हैं, इनके ऊपर बाहर भी मेम्ब्रेन होती है और ये पिगमेंट कंटेन करते हैं। पिगमेंट कहते हैं कलर्स को। दे आर साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड बाय सेल। ये साइट है, मीन्स ये कुछ कंपाउंड्स को स्टोर भी करते हैं और तैयार भी करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड्स की स्टोरेज भी होती है और प्रिपरेशन भी होती है या मैन्युफैक्चरिंग। दे आर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। पिगमेंट मैंने आपको बताया था कलर को, तो ये जो प्लास्टिड डिवाइड हैं ये डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, वो ग्रीन कलर का होता है जो प्लांट्स और एल्जाई में होता है। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं और एल्जाई भी ग्रीन होता है, क्योंकि प्लास्टिड ये ग्रीन है। क्रोमोप्लास्ट कलर का प्लास्टिड होता है जो रेड, ऑरेंज और येलो कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि क्रैपनिंग फ्रूट, जो फ्रूट्स हमें नज़र आ रहे हैं कलरफुल, या फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, या लीव्स कलरफुल होते हैं, समटाइम येलो हो जाता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट कलर की प्लास्टिड की वजह से होता है, जिस वजह से फ्रूट्स फ्लावर्स को कलर मिलता है। लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट। दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, मीन्स इनका कोई कलर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो ग्रीन कलर का होता है। प्लास्टिड की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, अभी अब मैंने आपको बताया फर्स्ट वन, जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को और एल्जाई को। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये देखें, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। विद इन द डबल मेम्ब्रेन इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का अमल करवाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो प्लांट्स और कुछ एल्जाइस में होता है, जो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है। प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। और फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से। अब प्लांट्स अपना खाना तैयार कैसे करते हैं? जो ये सूरज की रोशनी है ना, प्लांट्स इसको एब्जॉर्व करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसको एब्जॉर्व कर देता है प्लांट्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट जब सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है तो अब ये उसके बाद अंदर प्रोसेसेस होते हैं, जिस वजह से ये C6H2O ग्लूकोज अपने अंदर तैयार करता है, जो कि शुगर है हमारे पास, ग्लूकोज, जिसकी हमें बॉडी की नीड होती है, एनर्जी। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाते हैं। सस्पेंडेड इन स्ट्रोमा आर स्टेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेना। ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है, इसके अंदर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह से, इनको कहते हैं ग्रेना। ये स्ट्रोमा, ये जो फ्लूइड बीच का पार्ट है, और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ग्रेना। सिंगुलर कहते हैं ग्रेनम, जो एक लेयर थी। अगर ये बहुत सारी हैं तो ये कहलाती हैं ग्रेना। अगर ये एक है तो ग्रेनम, और ये बहुत सारी हैं तो ग्रेना। ग्रेनम इज अ स्टैक ऑफ थैलेकॉइड सेक्स। ये थैलेकॉइड सेक्स से बनी होती है, ये थैलेकॉइड कहलाती है इसको, पूरी को। The chlorophyll molecule green pigment are found on the surface of thylakoid disc। ये डिस्क की नुमा, जो इसको हम ग्रेना कह रहे हैं, इसके ऊपर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करवाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जो सन से मिलती है, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिस वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स थे। अब लास्ट पार्ट रह गया है चैप्टर नंबर 4 का, टिश्यू, वो नेक्स्ट में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।